एक प्रोडक्शन थ्योरी का जो टॉपिक हमारा चल रहा है वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। दैट इज जो भी मैं शुरू कर रहा हूँ वो है आपके लिए कॉस्ट, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कॉस्ट के बारे में। ठीक है, मैंने प्रोडक्शन थ्योरी में एक क्लास तो प्रोडक्शन पर दे दी थी, आपको सारी की सारी समझा दी थी, जिसमें मैंने आखिरी ग्रोथ थ्योरी कंप्लीट कर दिया था। अभी शुरू होगा बेटा वो कॉस्ट थ्योरी शुरू होगा। अब ये कॉस्ट थ्योरी में भी काम की अगर हम लोग बात करें तो जनरली ये दो प्रकार की होती है कॉस्ट थ्योरी। ठीक है, कॉस्ट थ्योरी भी आपको बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है शॉर्ट रन, ठीक है, एक होती है अपनी शॉर्ट रन और एक होती है अपनी लॉन्ग रन। ठीक है, देखिए चाहे वो शॉर्ट रन हो चाहे वो लॉन्ग रन हो, दोनों में ही हम मान के चलेंगे कि दो इनपुट यूज करते हैं, एक यूज करते हैं लेबर और एक यूज करते हैं कैपिटल। ठीक है, दो इनपुट हम लोग यूज करते हैं, एक करते हैं लेबर और एक करते हैं कैपिटल। सिमिलरली एक हम यूज करते हैं लेबर और एक करते हैं कैपिटल। बस फर्क क्या होता है कि शॉर्ट रन के अंदर एक इनपुट कांस्टेंट होता है, तो हम मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट है और ये लेबर वेरिएबल में है। ठीक है, और अगर हम इसकी एग्जांपल में आपको दे रहा हूं, अगर हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट फंक्शन की, ठीक है, अब जनरली समझिएगा टोटल कॉस्ट फंक्शन की, तो वो समहाउ ये होता है देखो डब्ल्यू डिनोट फॉर लेबर कॉस्ट, डब्ल्यू एल प्लस आर के बार। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो लेबर कॉस्ट है और जो आर है वो कैपिटल रेंट है। ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं इसलिए कैपिटल कांस्टेंट है, तो ये हमारी बेसिकली कॉस्ट हो गई। लेकिन आप एक चीज समझिएगा, एक छोटी सी बात मैं आपके लिए कर रहा हूँ, टोटल कॉस्ट जो है वो कैपिटल यहाँ पे कांस्टेंट तो कैपिटल का फंक्शन नहीं है। तो ये जो टोटल कॉस्ट है, नाउ दिस टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर ओनली। तो अगर आपको यहाँ पे टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है तो आपको लेबर की कॉस्ट को या लेबर वाली कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब लेबर वाली कॉस्ट को मिनिमाइज करने का मतलब ये हो जाता है, अब यहाँ पे आपको डब्ल्यू पे फोकस करना पूरा पूरा। ठीक है, अगर ये टीसी हमारा जो है लेबर पे डिपेंड है। क्लियर, चलो एक तो बात ये हो गई। मान लो लेट सपोज अब मेरे पास एक आउटपुट फंक्शन था जो कि फंक्शन था कैपिटल और लेबर का, क्योंकि वो शॉर्ट रन में है तो वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट रन में तो वो कांस्टेंट है, शॉर्ट रन में कांस्टेंट होता है। मान लो मैंने बताओ मेरा y जो फंक्शन हो गया वो लेबर का फंक्शन हो गया, तो कैपिटल तो कांस्टेंट है, तो आप इसको एफ ऑफ एल कह सकते हो, आप इसको एफ ऑफ एल कह सकते हो। अब मुझसे कोई पूछे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, तो आप बोलोगे दिस इज एफ इनवर्स वाई। या आप मैथमेटिक्स में आपने सुना होगा कि जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो कंजम्पशन थ्योरी में हो चाहे वो प्रोडक्शन थ्योरी में हो, बेटा सबके सब 1 1 एंड ऑन 2 होते हैं। ऑल दोज आर 1 1 एंड ऑन 2, मतलब 1 1 तो आपको पता होगा, ऑन 2 वो जिसका इनवर्स निकल जाता है, और 1 1 का मतलब होता है जिसका एक डोमेन और एक रेंज होता है। ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि एफ इनवर्स उन्हीं का निकलता है जो इन्वर्टिबल होते हैं, यानी 1 1 एंड ऑन 2 दोनों के दोनों होते हैं वो। क्लियर, तो ये लेबर की वैल्यू है। अब अगर मैं इस लेबर की वैल्यू को उठा के, ये लेबर की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, यार मुझे मिलेगा जो टोटल कॉस्ट है जो एल का फंक्शन था। अब मुझे दिख रहा है कि जो एल है, नाउ द एल इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, वाई। एग्री और नॉट एग्री? नाउ द एल यानी लेबर इज द फंक्शन ऑफ वाई, लेबर इज द फंक्शन ऑफ वाई। लेबर जो किसका फंक्शन है, वो वाई का फंक्शन है। ठीक है, अब लेबर, और लेबर किसका फंक्शन है, तो सॉरी लेबर वाई का फंक्शन हो गया। टोटल कॉस्ट लेबर का फंक्शन था, तो आपने क्या बोला, टोटल कॉस्ट लेबर का फंक्शन, लेबर वाई का फंक्शन, इसका मतलब एंटायर टोटल कॉस्ट किसका फंक्शन हो गया, आउटपुट का फंक्शन हो गया। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई आपको? एंटायर जो आउटपुट है किसका फंक्शन हो गया, वो लेबर का फंक्शन हो गया, और लेबर किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि नाउ द टीसी बिकम द फंक्शन ऑफ आउटपुट। क्लियर हुई? यानी ये तो कंसेप्ट क्लियर है कि यदि हम अगर टोटल कॉस्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि हमने कोई हमसे पूछता है व्हाट इज द, देखो जब भी आप यहाँ पे लेबर को वाई के फॉर्म में ले आओगे, ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लेबर डिमांड इज नोन एज कंडीशनल इनपुट डिमांड। आप बोलो सर ये कैसे निकाल लिया आपने? देखो
कंडीशनल इनपुट डिमांड का मतलब हो जाता है क्या, जो आपका इनपुट है वो आउटपुट का फंक्शन होना चाहिए, जो आपका इनपुट है ना वो आउटपुट का फंक्शन होना चाहिए। इस पे हमारा अभी 10-15 मिनट में ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा पूरा दिमाग लगेगा वो इस पर लगेगा, ठीक है बेटा, इसको तो होल्ड पे करो। क्योंकि और अगर आपने सेमेस्टर में सीखा तो आपने वो ये सीखा, उसको नहीं सीखा ज्यादा डिटेल में। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछा व्हाट डू मीन बाय कंडीशनल इनपुट डिमांड, तो कंडीशनल इनपुट डिमांड का मतलब होता वो डिमांड जो मेरे आउटपुट पर डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन दी आउटपुट, ठीक है बेटा, ये मेरी आउटपुट पर डिपेंड होगी। मैं एक काम कर रहा हूँ, आप नहीं करना है, मैं फिलहाल इसको हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। आपको वही कॉलम रखना है, आप अपने हिसाब से चलाते रहो, इसके अपॉन करते रहना, या जैसा आपको समझना है, ठीक है, जैसा आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैं अलग से बाद में डिस्कस करूंगा, मैं आपको बस एक बार बता रहा था। तो कंडीशनल इनपुट डिमांड आ गई। सो जब हम कहते हैं कि टोटल कॉस्ट अगर आउटपुट का फंक्शन बन गया, तो दिस इज नोन एज मिनिमम कॉस्ट फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको बेटा हम लोग, इसे हम बोलेंगे मिनिमम कॉस्ट फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसे हम बोलेंगे मिनिमम कॉस्ट फंक्शन। क्या बोलेंगे गाइस इसे हम लोग, इसे हम बोलेंगे मिनिमम कॉस्ट फंक्शन। क्यों बोलेंगे मिनिमम कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो किसका फंक्शन बन गया, वो वाई का फंक्शन बन गया, ठीक है। तो आप देखेंगे दैट इज डब्ल्यू एल, एल की जगह पे आप कर दोगे एस इनवर्स ऑफ वाई प्लस का आर के बार, ठीक है। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ वाई, एंड वाई आउटपुट है, तो ये आपका मिनिमम कॉस्ट फंक्शन हो गया। समझ में आई मेरी बात। और अगर आपको निकालना होगा जनरल, एक बात मैं आपको कर रहा हूं, एम मार्जिनल कॉस्ट, तो आपको इस टीसी ऑफ वाई वाले को डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन यू विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट वट एवर द डेरिवेटिव। मान लो आप सॉल्व करते हो तो ये बन जाएगा डब्ल्यू एफ इनवर्स वाई का डेरिवेटिव। लिखने का तरीका समझना बस, एफ इनवर्स वाई का डेरिवेटिव, ठीक है, एंड प्लस जीरो, इसका जीरो हो जाएगा। सो दिस इज माई मार्जिनल कॉस्ट। और कोई अगर मुझसे बोलता है तो सॉल्व फॉर शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन, ध्यान रखना, सॉल्व फॉर शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन। तो शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन इज बेसिकली अगेन वही फॉर्मूला होता है, प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट विच इज अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट विच इज अ फंक्शन ऑफ वाई, प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट दैट्स अ फंक्शन ऑफ वाई। ये बात आप लोग अपने दिमाग में रखना बहुत अच्छे से, जितनी बातें मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर, पी जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन इधर होता है। लेकिन एक चीज आती है, मतलब मुझे ये समझना होता है कि पी इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन सप्लाई फंक्शन एक लिमिट से शुरू होता है। यानी आप कह सकते हो कि जो सप्लाई फंक्शन होता है ना, एक प्राइस होता है जहां से प्रोड्यूसर या सेलर बेचना शुरू करता है कि हाँ यार इतने से तो मैं शुरू करूंगा बेचना। देखो ऐसा तो होगा नहीं कि जीरो क्वांटिटी तो जीरो प्राइस है, ऐसा तो नहीं होता ना। क्या कोई ऐसा होता है कि कोई भी कमोडिटी 1 से बेचना शुरू करता है, नहीं, मतलब बनाना और बेचने की बात कर रहा हूँ, एक लिमिट होती है हर चीज की। जैसे एग्जांपल वॉशिंग मशीन है, तो प्राइस उसका 0 से 1 थोड़ी होगा, 0 से कुछ थाउजेंड होगा ना। तो जो कुछ थाउजेंड है, सिर्फ 1000 वैल्यू लिमिट आ रही है। जैसे पेन है, ये पेन 20 रुपए का है, तो 0 से 20 रुपए, 20 रुपए द मार्केट प्राइस, बट इसका एक मिनिमम प्राइस भी होगा जहां से उन्हें सप्लाई करना शुरू करेगा वो। समझ में आई मेरी बात। तो सप्लाई फंक्शन जो होता है जनरली आप इसको सॉल्व कर दोगे, फ्रॉम हियर यू कैन बेसिकली डिराइव वाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, दिस इज द सप्लाई फंक्शन शॉर्ट रन, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मिनिमम प्राइसेस। यू कैन से दैट, आप ऐसा कहते हो कि योर आउटपुट विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइस इज बेसिकली व्हाट, जब आपका मार्केट प्राइस मिनिमम प्राइस से कम होगा देन यू विल प्रोड्यूस नथिंग, एंड जब आपका मार्केट प्राइस मिनिमम प्राइस के बराबर या इक्वल होगा देन यू विल प्रोड्यूस वाई स्टार और मोर। ये मतलब वट एवर द वैल्यू, जो भी वाई स्टार की वैल्यू आएगी, अगर पी मोर देन और इक्वल टू मिनिमम प्राइस है तो आपकी ये वैल्यू वाई स्टार से शुरू होगी। या आप ये भी कह सकते हो, यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं, यदि प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम प्राइस है देन यू विल प्रोड्यूस वाई स्टार, and if price is more than minimum price, so this is more than y star,
समझ में आई मेरी बात आपको या नहीं आई है? मैं जो बताना चाहता हूँ आपको, ये एक्चुअली सप्लाई फंक्शन है। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर ये क्या बनाए जा रहे हो आप चीजें, तो हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, यहाँ से शुरू करी थी बात और मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, इसके बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। अब जो क्वेश्चन खेला जाएगा, घूमा जाएगा, वो आएगा कर्व्स में, ठीक है। और तो डायग्राम आते पेपर में आते नहीं है, बट फिर भी हम उसके बारे में खेलेंगे, डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ आप एक बार इसको नोट कर लो कंप्लीट, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम यहाँ से डायग्रामेटिकली बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। एक मिनट, सुधीर सर की कॉल है, अभी आई है, तो मैं उठा के देख लेता हूँ, आप इधर इसको नोट करो, ठीक है बेटा। जी एक कौन बच्चा है सर? हाँ बेटा, अब आवाज आ रही है यूनुस भाई मेरी? यूनुस भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो हेलो, यूनुस भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? आई एम ऑडिबल? यस, ओके बेटा, ओके, थैंक यू। वो मैंने खुद ही वो साउंड बंद करी थी ना, मैंने कहा था कॉल आ रही है सुधीर सर की, मैंने खुद ही साउंड बंद करी थी, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो इसको। ये एंड है, ये मतलब कॉस्ट थ्योरी का यही है, शॉर्ट रन का। लॉन्ग रन का थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि उसमें सारी कैलकुलेशन है। मतलब ये जो मैं निकालता हूँ ना कंडीशन इनपुट डिमांड, इसी को निकालने में सारी आपकी जो है एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये तो चलो देखो, लॉन्ग रन वाले में सारा एज इट इज रहेगा, सेम पैटर्न, बस यही होगा उसमें एक्स्ट्रा कि ये जो मैंने सॉल्व करके बताया ना कि ये ऐसे कर दो 2 स्टेप में, शॉर्ट रन में तो वो 2 स्टेप में ही सॉल्व होगा, लेकिन जो लॉन्ग रन है ना वो बहुत टाइम ले जाएगा, मतलब बहुत टाइम, मतलब बहुत अच्छा खासा होगा वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको जल्दी से नोट करो। मैं वहां से रफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चा, यहाँ एरिया रफ कर देता हूँ। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारे पास जस्ट है कंसेप्ट। अब मैं थोड़ा सा कर्व्स के बारे में आपको समझाता हूँ। वैसे कर्व्स ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर में, मैं आपको ये चीज पहले क्लियर कर रहा हूँ, कर्व्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नहीं है पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार तो सीखना बनता है, डिस्कस करना बनता है, ठीक है। देखो जनरली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की, या पहले आउटपुट की फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन इज एल कॉमा के, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ना वन इनपुट फंक्शन के बारे में सिखाया था, अगर आपको याद हो पहली क्लास में प्रोडक्शन की, मतलब एक तो पहले हुई थी, इससे पहले जो क्लास हुई थी वन इनपुट में, ठीक है, जिसमें हमने एक ही माना था, तो वो और ये सेम होता है जहाँ पे कांस्टेंट है।
तो अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो दिस इज लेबर, दिस इज आउटपुट, दिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। दिस डिपेंड्स ओनली ऑन लेबर। तो ये कॉनकेव होगा। अभी सिर्फ मैं डायग्राम की बात करूंगा, ठीक है। अब एक बनेगा आपको टोटल कॉस्ट, एक बनेगा आपको टोटल कॉस्ट डब्ल्यू एल प्लस का आर के बार, ठीक है। अब एक चीज समझना, मैं अगर कन्वर्जन करके आउटपुट की फॉर्म में ले आऊं, देखो समझो कि ये मैंने इतनी लेबर इस्तेमाल करी, इतनी लेबर से मेरी इतना आउटपुट बन रहा है, तो इस आउटपुट को बनाने के लिए मुझे कितना कॉस्ट फेस करना पड़ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इस आउटपुट का फंक्शन बना देता हूं एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो इसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ये ठीक है। ये कॉस्ट है और ये आउटपुट है, ये सीधा बना लो। और अभी के लिए मैंने इसको ऐसा बना दिया है, ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट ये आपका कॉनकेव है, देन ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। फर्स्ट ये कॉनकेव है, देन ये कॉन्वेक्स है। तो ये चीज आप इस चीज को माइंड में आप रखिएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या होता है, तो इनिशियली वो इंक्रीजिंग रेट पे एंड आफ्टर दैट वो डिक्रीजिंग रेट पर है, ठीक है। चलो अब मैं आपको यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट के बारे में समझाऊंगा। देखिए ये जो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर हमारी एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अगर मैं वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो फर्क ये हो जाता है, जैसे जैसे ये जैसे डायग्राम हो गया। अब बात करेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट। यहाँ पे जो आर के बार है ना, दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, और एक जो पहले वाले लिखा था वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट होती है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी वाई का फंक्शन होता है। क्लियर? चलो ये डायग्राम ये बन गया, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो इसका गैप होता है, ये वाला ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट, और यहां से जो होता है ये जनरली वेरिएबल कॉस्ट, मतलब यहां से वेरिएबल कॉस्ट शुरुआत होती है, राइट। क्लियर? एंड आफ्टर दैट अगर आप एवरेज टोटल कॉस्ट निकालोगे तो आपको कंप्लीट वैल्यू को डिवाइड कर दोगे वाई से, तो ये आ जाएगा आपका ए एफ सी प्लस का ए वी सी। तो जनरली अगर आप देखो डायग्रामेटिकली बातें देखो, तो एक हो गया हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हो गया एवरेज टोटल कॉस्ट, और ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। अगर कोई आपसे बोले मार्जिनल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा वही डी टी सी बाय डी वाई, ठीक है। ये यहां पे कट हुआ, ध्यान रखना, दिस पॉइंट इज द मिनिमम ऑफ एवीसी, ये रैंडमली मान के चलना। और मिनिमम ऑफ एवीसी, तो जिस भी वैल्यू के बराबर होगा उससे आप बोलोगे मिनिमम प्राइस, ठीक है बेटा। इस पॉइंट को आप बोलोगे, और ध्यान ध्यान रखना कि जो मिनिमम प्राइस होता है, द पी मिनिमम इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एवीसी, एंड ऑल्सो एमसी कट्स एवीसी एट इट्स मिनिमम। ये भी आप दिमाग में रखना कि जो एमसी होता है, जैसे कि एमसी है, एमसी एसी को जो कट करता है वहां पे एसी का एवीसी का मिनिमम होता है, एवीसी का मिनिमम होता है, और जहां पे होता है ये। अब ध्यान रखना, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारा सप्लाई जीरो है या एनी पॉजिटिव वैल्यू है, कुछ भी है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस पी मिनिमम। तो ध्यान रखना, अगर मैं इस चीज को यहां बनाऊं, यहां मैं मार्क करूं, तो ध्यान रखना अगर प्राइस मेरा इससे नीचे है, इफ द मार्केट प्राइस इज लाइज बिटवीन दिस जीरो टू पी मिनिमम, इफ द मार्केट प्राइस इज लाइज बिटवीन, प्लीज बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग सारे के सारे, बोर्ड पर ध्यान देंगे सबके सब, मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों से, कृपया ध्यान दीजिए। यदि आप कहते हो कि सर अगर प्राइस इस गैप में लाई कर रहा है, मतलब जीरो टू पी मिनिमम से नीचे नीचे, तो यू विल प्रोड्यूस नथिंग, तो दिस इज सप्लाई फंक्शन, दिस इज ऑल्सो द सप्लाई फंक्शन। ये गेम है सारा का सारा। सप्लाई फंक्शन आपको हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, बिकॉज ऑफ देखो ना, इफ द मार्केट प्राइस लेस देन पी मिनिमम देन यू आर प्रोड्यूसिंग नथिंग, देन यू हैव टू मेंशन इट इन द डायग्राम ना।
आपको डायग्राम के अंदर मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा वो एरिया है. एंड आफ्टर दैट इफ योर प्राइस इज इक्वल टू पी मिनिमम देन दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, सो दिस इज योर वैल्यू. And after that, if price is more than P minimum, then you will produce more than Y star, and this is the this value. This is the supply. ठीक है. So when you talk about the short run supply function, ये आपका हो गया short run supply function. ठीक है. ये वो होता है और ये short run supply function. क्लियर हो गई. तो यहाँ पे दो short run supply functions होंगे. समझना बातों को. देखो ये कर्व को एक बार तो सीखना बनता है. ठीक है. हाँ ये है कि आपके पेपर में ज्यादा नहीं है, और मैं बता दूं तो आईटी जैम में भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा. मैं खुद बता रहा हूं आपको. वो तो देखो जितना चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ कंसेप्ट है. हाँ जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसकी इंपॉर्टेंस है, और मैं ये कोशिश करूंगा कि देखो जो मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं वो डेफिनेटली मैं आपको आईआईटी जैम और सीयूईटी तो ज्यादा नहीं क्योंकि उसका तो चलो समय है. आईआईटी जैम के पास्ट ईयर क्वेश्चन 4 पेपर्स हैं. मैं आपको कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी और टॉपिक वाइज आपको मैं करवाऊंगा. तो क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव हम वहां से तैयार कर लेंगे. उसके अलावा मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, तो प्रैक्टिस करते रहना. ध्यान रखना जब भी तुम पढ़ाई करो, अच्छी बात होती है कि एक हमारे पास मेंटोर है, लेकिन मेंटोर का काम होता है गाइड करना, डायरेक्शन देना, ये बताना कि ये चीज यहां से पढ़ लो, ये चीज यहां से पढ़ लो. लेकिन वो छोटे बच्चों वाली हरकत बिल्कुल नहीं करना कि मान लीजिए मैंने आपको 100 क्वेश्चन दिए हैं और 100 क्वेश्चन में से एक पहला क्वेश्चन आपने शुरू किया, पहले में डाउट आया तो आपने हिम्मत हार दी, नहीं समय सर बताएंगे. नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, आप जितना हो सकता है हाथ पैर मारना. जब आप एक क्वेश्चन की मेथड को या एक क्वेश्चन का सोल्यूशन को सर्च करोगे, ढूंढोगे, मेहनत करोगे, वो चीज आपको याद रहेगी. मतलब हम भी ऐसे करते हैं ना. अब सोचो हमारे क्यों जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ये टॉपिक हमें ऐसे क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम कभी भी कोई क्वेश्चन फेस करते हैं तो उसको खुद ढूंढते हैं. यदि मेरे पास भी ऑप्शन होते हैं, जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आज का ट्रेंड क्या है, आज की डेट, बहुत से टीचर्स इवन बहुत से टीचर्स हैं आज की डेट में जो अभी जो पढ़ाना शुरू करें उनके लिए बहुत आसान है. हर प्रकार के क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताऊं तो मैं 15 साल पहले अराउंड 2007-8 में भी 11-12 के बैच पढ़ाता था मैं. ठीक है. 2008 में मैंने पढ़ाया, सबसे पहला बैच 2007 या 8 में पढ़ाता 12 के बैच. तो हमें उस टाइमिंग में जैसे एनसीईआरटी करवाते थे, तो हमारे पास एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी मेन हुआ करती थी मैथ्स की बेसिकली. वैसे तो आर डी शर्मा वगैरह ये सब भी थी, बट मेन एनसीईआरटी मानते थे हम आज भी कि पहले उसको कराना जरूरी है. तो मैं उसको कराता था. तो ऑब्वियस बात है किसी क्वेश्चन में फंस गए तो क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढने में बहुत समय लग जाया करता था. बट आज क्या है, आज ढेरों वेबसाइट है, ढेरों यूट्यूब चैनल्स हैं, ढेरों लोगों ने सोल्यूशन डाल रखे हैं, ये नहीं तो वो हर तरह के सोल्यूशन. तो आज बहुत आसान हो गया पढ़ना. ठीक है, बहुत आसान हो गया स्टडी करना. कहीं भी अगर आप फंसते हो गूगल पे डालो, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको. ऐसे प्रैक्टिस करना, आप मजा आ जाएगा. ठीक है, तो ये समझ में आ गई मेरी बात आपको. ठीक है. अच्छा, अब एक बात मैं बताना चाहूंगा कि व्हाई इट इज कन्वर्ज, ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ये भी इंपॉर्टेंट पेपर आता है. छोटा सा नोट कि एज आउटपुट इंक्रीजेज एटीसी will converge to AVC because AFC decreasing. मतलब तुम खुद सोचो, AFC जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा AFC डिक्रीजिंग रहेगा, यानी आउटपुट बढ़ता रहेगा तो AFC कम होता रहेगा. तो ATC और AVC दोनों को दोनों बढ़ते तो रहेंगे, लेकिन उनका रिलेशन क्लोज होता जाएगा क्योंकि AFC की वैल्यू कम होती रहेगी. ये हमेशा कम होता रहेगा, AFC हमेशा कम होगा. ठीक है, टिल द बिफोर द लॉन्ग रन. राइट. तो ये चीज एक आप लोग अपने माइंड में रखिएगा. ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ. और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन की स्ट्रेटेजी. दिस इज इनफ. ये जो कंसेप्ट मैंने भी आपसे डिस्कस किया है. सो नाउ और तो कुछ इसमें है वैसे नहीं, इसमें और तो नहीं है.
हाँ इतना ही है इससे में, और कुछ एबीसी का डायग्राम हो गया, डन है, परफेक्ट है। अब बात आ जाती है लॉन्ग रन की। अच्छा एक आध क्वेश्चन शॉर्ट रन का देख लेते हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हम यहाँ पे शॉर्ट रन का देख लेते हैं। मान लो लेट सपोज आउटपुट इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 रूट x1 x2, ठीक है, ऐसा दे रखा है। यहाँ पे x2 नॉट, यानी नॉट मतलब फिक्स, वो दे दिया 9, W1 दे दिया है 1, W2 दे दिया है 2। सबसे पहले पूछते हैं सॉल्व फॉर कंडीशनल इनपुट डिमांड। सेकंड पूछते हैं सॉल्व फॉर मिनिमम कॉस्ट फंक्शन। फिर पूछते हैं डिराइव द शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन। 2 मिनट का समय मैं दूंगा जरूर आपको, ठीक है। 2 मिनट का तो समय आप लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 2 मिनट का समय लो इसको सॉल्व करने के लिए। और बाकी और तो कुछ नहीं, इसके अंदर वैल्यूज में W1 W2 हो गया। हाँ ठीक है। और हाँ एक चीज और, फोर्थ लेवल पे और चीज निकाल लेना। प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है, ये और निकालना है, ठीक है। चलिए ये जरा 2 मिनट लगाओ आप सॉल्व करने में इसको, देखो क्या हो सकता है। चलिए मैं करा देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इजी है बट मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले जो कंडीशनल इनपुट डिमांड निकालनी है उसका मतलब क्या हो जाता है वो समझ लीजिएगा। पता है कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं और ये ऐसे ही होते हैं और ये इजी होते हैं, बट लोग इसको टफ समझ के इग्नोर कर देते हैं। देखो कंडीशनल का मतलब होता है जब भी आपके इनपुट आउटपुट का फंक्शन बन जाए उसे कंडीशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कंडीशनल इनपुट डिमांड कहते हैं, जब भी इनपुट जो है आपका आउटपुट का फंक्शन बन जाए, भले वो शॉर्ट रन में हो या फिर वो लॉन्ग रन में हो, कहीं पर भी हो वो, ठीक है। तो वो आप देखना, मान लीजिए आपके में वाई है एफ ऑफ x1 x2 रूट में x1 और x2, ठीक है। और आपने यहाँ पे x2 की वैल्यू रख दी 9, इट बिकम 3 रूट x1। तो यहाँ से आपने सॉल्व किया y इज इक्वल टू 3 रूट x1। अच्छा एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने इनपुट बोला है बट इन दिस क्वेश्चन द इनपुट्स आर इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस, मतलब x1 x2 है। तो अगर आप देखें तो x1 की वैल्यू हो गई y स्क्वायर बाय 9, है ना, ये हो गया आपकी x1 की वैल्यू। तो x1 किसका फंक्शन हो गया? y का। तो दिस इज नोन एज कंडीशनल इनपुट डिमांड।
ठीक है, कंडीशनल इनपुट डिमांड। समझ में आ गई? इतना आसान है, मैं बता दे रहा हूँ, चीजें बहुत आसान है, टफ नहीं है। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि सारी चीजें इतनी आसान है। मतलब अगर आपके मान लो पेपर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं माइक कंज्यूमर थ्योरी में, तो 10 में से तीन तीन क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल बेस्ड होंगे, जो मैं आपको थ्योरेटिकल सिखाया। 3 से 4 क्वेश्चन बेसिक न्यूमेरिकल पर होंगे, और मतलब 2 क्वेश्चन होंगे थोड़े से टफ न्यूमेरिकल, और एक आध होगा बहुत ही टफ न्यूमेरिकल। तो जो बहुत ही टफ है उसको तो छोड़ दो, मतलब करना उसको भी है, बट ये मान के चलो उस एक बहुत टफ के चक्कर में आप 10 में से 9 को खराब मत करो। पहले आप अपने 9 क्वेश्चन को सही तो करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ही टफ पे पहले दिमाग लगाते हैं, तो बहुत ही टफ होता है। नहीं, पहले 10 में से जो एक बहुत टफ है उसको इग्नोर करके जो 10 में से 9 लेस टफ है, कम टफ है, उनको पहले ध्यान दो। क्लियर? पहले वो हो जाए, फिर बाद में देखेंगे। अब देखो ये दिशा है, मिनिमम कॉस्ट क्या है, कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? डब्ल्यू एक्स वन या डब्ल्यू एक्स वन प्लस का डब्ल्यू डब्ल्यू वन है, और एक्स वन आपका वाई स्क्वायर बाय 9 है, और टू है, और ये x2 है जो कि 9 है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस का 18। तो सो दिस इज योर मिनिमम कॉस्ट। ये क्या बन गई आपकी ब्रदर सिस्टर? मिनिमम टोटल कॉस्ट या मिनिमम। ठीक है, ये बन गई आपकी मिनिमम कॉस्ट। चलिए अब आगे बात समझना यहाँ पे ध्यान से। अब हमें चाहिए यहाँ से शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन। अब शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन के लिए क्या करें हम? फॉर दी शॉर्ट रन सप्लाई फंक्शन we have total cost is y square by 9 plus का 18. First derive the marginal cost, then you will get 2y upon में 9, put it equal to price, then when you solve it, so y it becomes 9p upon में 2. ठीक है, मतलब y is equals to 9p अपॉन में 2, y is equals to 9p अपॉन में 2, ये हमारी एक वैल्यू है। तो पहली बात तो सप्लाई फंक्शन है। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कहां से बनेगा। उसके लिए मुझे एबीसी की जरूरत पड़ेगी। वी नीड एबीसी, एंड व्हाट इज द एबीसी हियर? क्योंकि टीसी तो ये हो गया, टीसी तो इसमें टीएफसी 18 है और टीवीसी ये है, तो एबीसी क्या होगा? टीबीसी बाय वाई, टीबीसी कितना? वाई बाय 9 अपॉन में वाई, तो ये हो गया वाई अपॉन में 9। समझ में आई मेरी बात? एबीसी कितना हो गया? वाई अपॉन में 9। क्लियर? तो ये तो बात कंफर्म है कि जो एबीसी है किस प्रकार है, ये आपका अपवर्ड बनेगा। एबीसी इज योर अपवर्ड, और जो एमसी है वो ऐसा बनेगा। अगर आप एमसी को देखो तो एमसी की वैल्यू 2y है। देखो 2y बाय 9 और एक y बाय 9, तो एबीसी y बाय 9 है, एमसी 2y बाय 9 है। इसका मतलब एमसी डबल है, एमसी की वैल्यू डबल है, एमसी का स्लोप डबल है, तो वो थोड़ा सा लेफ्ट बनेगा। ये चीज ध्यान रखना जब स्लोप ज्यादा कम होता है तो। ठीक है, तो यहाँ देखो कहां से कट हुआ, यहाँ से कट हुआ। तो दिस कंप्लीट पोर्शन, बिकॉज आप क्योंकि सर ऐसे कैसे बता रहे हो आप सिंपली रख के देख लो। व्हेन यू पुट y इक्वल्स टू 0 देन द मार्जिनल कॉस्ट इज आल्सो इक्वल्स टू 0। तो 0 आउटपुट पे 0 मार्जिनल कॉस्ट है, एंड 0 आउटपुट पे 0 एवरी वेरिएबल कॉस्ट है। मैंने बताया था एम से एबीसी दोनों इक्वल होता है, और जहां पे इक्वल होता है वहां पे एबीसी का मिनिमम होता है। तो एबीसी यहीं से शुरुआत हो रही है, और उसके ऊपर जो पॉइंट होता है एमसी का वो पूरा सप्लाई फंक्शन होता है। तो पहली बात ये तो सप्लाई फंक्शन हो गया। आपसे कोई बोलेगा व्हाट इज द सप्लाई फंक्शन, तो आप बोलोगे y इज द फंक्शन ऑफ p इज व्हाट? व्हेन द मार्केट प्राइस, कितना रखोगे? हाँ जी बतलाओ। व्हेन द मार्केट प्राइस इज लेस देन 0, भाई 0 तो ये वाला प्राइस ओरिजिन है ना, देन यू विल प्रोड्यूस नथिंग, एंड द मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 0, then yes you have a choice either to produce 0 or to infinity, no doubt you will produce nothing, and if the price is more than 0 then you produce a positive value. समझ में आई मेरी बात आपको ये क्लियरली कि जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ? तो टेक्निकली बात ये है कि आपको
मिनिमम प्राइस निकालना है, और जो मिनिमम प्राइस होता है वो एमसी और एवीसी का कटिंग पॉइंट होता है, और एमसी एवीसी को एवीसी के मिनिमम पे कट करती है। यदि आपको वो निकालना है तो या तो एवीसी का मिनिमम निकाल लो, या एमसी और एवीसी को इक्वल कर दो। समझ में आ गई मेरी बात आपको? जल्दी से नोट करिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और अभी तो प्रॉफिट फंक्शन इजी है, पहले अभी चलो इसको रख लो जल्दी से, जल्दी से साथ साथ नोट करते रहो मेरे लिए, मेरे साथ। ठीक है, चलो अच्छा, इसमें ना प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं प्रॉफिट अगर यहाँ पे सॉल्व कर दूं आपके लिए, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टी आर माइनस का टीसी। तो टी आर इज वट, टी आर का फॉर्मूला होता है पी इंटू वाई, टीसी इज वट टेक्निकली, आपने टीसी ही निकाला है, रख दो आप यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय 9, ये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पूछा, मैंने क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इफ समवन आस्क्ड अबाउट टू यू के सॉल्व करो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप P इक्वल टू एमसी करते हो तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट ही निकल के आता है, यानी ये जो जीरो वाली वैल्यू, ये जो आपने सॉल्व करी है वैल्यू, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये आपके पास ये प्रॉफिट है, तो P इंटू वाई माइनस का वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस का 18, आपने इसको डिफरेंशिएट किया y के रिस्पेक्ट में, ये P हो गया, ये 2y बाय 9 हो गया। ठीक है, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, देन इट विल बिकम व्हाट, ये वैल्यू आ गई आपकी P इज इक्वल टू 2y बाय 9। तो आप देखिए आगे ना, P इज इक्वल टू 2y बाय 9, और आप चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो y इज इक्वल टू 9p अपॉन में 2। अब जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्राइस, वट एवर द प्राइस, उस पर हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। तो आगे ना मेरी बात है आपको ये, तो ये हमने एक छोटा सा डिस्कशन किया, बहुत ही छोटा सा डिस्कशन किया, और मेरा यहाँ पे शॉर्ट रन का कॉस्ट फंक्शन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन वाली बात। वैसे तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है, एक्चुअली जितने भी शॉर्ट रन होते हैं ना, मैं पानी पी लूंगा एक बार, जितने भी जितने भी शॉर्ट रन वैल्यूज होती हैं, जितनी भी शॉर्ट रन वैल्यूज होती हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन जो होता है वो लॉन्ग रन का होता है। ठीक है, उन सबका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेसिकली लॉन्ग रन का होता है। चलिए अब जरा शुरुआत करते हैं, तो देखना यहाँ पर मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, जरा देखना ध्यान से चीजों को, लॉन्ग रन। ठीक है, देखिए
सबसे पहले तो लॉन्ग रन में जो आउटपुट होता है वो ये होता है एफ के कॉमा एल या x1 x2 एक ही बात होती है, और के और एल दोनों को दोनों वेरिएबल फॉर्मेशन में होते हैं, ठीक है, दोनों को दोनों वेरिएबल फॉर्मेशन में होते हैं। यहाँ पे के एंड एल आर वेरिएबल्स, मतलब दे आर फ्री टू चेंज, कुछ भी चेंज ये यहाँ पे बदलाव आ सकते हैं। यदि आप इनकी टोटल कॉस्ट निकालते ही होगा डब्ल्यू एल प्लस का आर के, जहाँ पे जो डब्ल्यू है वो वेजेस है, जो आर है वो रेंट है, ठीक है, जो डब्ल्यू है वो वेजेस है, जो आर है वो रेंट है, जो डब्ल्यू है वो वेजेस है और जो आर है वो रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल सी चीजें हैं, अगर आप डायग्रामेटिकली बात भी करोगे, देखो पहले हम अगर कर्व्स की बात करें तो यहाँ पे देखो फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की फिक्स कॉस्ट तो है नहीं, तो हमारा जो भी डायग्राम बनेगा वो वेरिएबल फॉर्मेशन में बनेगा। और अगर मैं यहाँ पे एबीसी की बात करता हूँ, सॉरी एसी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे टर्म यूज करते हैं हम लोग एनवलप। उसका मतलब होता है कि जो लॉन्ग रन कॉस्ट होती है, जो लॉन्ग रन कॉस्ट होती है वो समेशन ऑफ, या फिर आप कह सकते हो समेशन ही कह सकते हो आप, समेशन लेवल पे ये जो लॉन्ग रन कॉस्ट होती है वो एनवलप होती है शॉर्ट रन की। यानी जैसे एग्जांपल ये है, हमने एक कर बनाया है ये एमसी और ये एसी, ठीक है, ऐसे एक बनाया हमने एक एमसी और ये एक एसी, एक बनाया हमने ये एमसी, एक बनाया एसी, ये है क्या, ये शॉर्ट रन कॉस्ट है, ये एमसी और एक बनाया हमने एसी। तो अब इन्हीं पॉइंट्स को ये और ये इन सबको ज्वाइन कर दोगे तो दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो गया। और यहीं से ही कोई, जहां पे ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगा, मान लो ये यहाँ पे मिनिमम आ रहा है, दैट इज मिनिमम ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जहां पर भी मिनिमम आ रहा है, so this is known as marginal efficiency, that is MES, marginal efficiency scale, marginal efficiency scale, marginal efficiency scale। तो ये मान लो ये मार्जिनल कॉस्ट, एक बात ध्यान रखना, मार्जिनल कॉस्ट का शॉर्ट में लॉन्ग रन होना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट निकालते हुए फिक्स्ड कॉस्ट का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। जब भी आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हो तो आप तो डेरिवेटिव करते हो टोटल कॉस्ट का, तो वो शॉर्ट रन है तो फिक्स्ड कॉस्ट होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो टेक्निकली मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट रिमेन सेम ईदर इन शॉर्ट रन और इन लॉन्ग रन, बट जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है वो एक अलग हो जाती है, वो एनवलप होती है। इट इज बेसिकली व्हाट द एनवलप बाय द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वैल्यूज, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया MES, दैट इज मिनिमम एफिशिएंट स्केल। कभी भी आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि सॉल्व फॉर मिनिमम एफिशिएंट स्केल, यानी आप यहाँ से वाई स्टार निकालोगे तो आपको क्या करना है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज कर देना है। लेकिन आप सोचोगे सर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कौन सी होती है, जाने ना, हर वो कॉस्ट जो जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट ना हो, मतलब जैसे कंप्लीटली वाई पे डिपेंड हो, वो आपकी लॉन्ग रन कॉस्ट होती है, ठीक है बेटा, वो आपकी क्या होती है, वो होती है आपकी लॉन्ग रन कॉस्ट। क्या होती है बेटा, वो होती है लॉन्ग रन कॉस्ट। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो ये डायग्रामेटिकली बात यहाँ पर हो गई, और हाँ ये इनफ है वाली चीज। अब हम यहाँ के इधर से अगर हम बात करेंगे तो सीधे सीधे यहाँ पे कंडीशनल इनपुट डिमांड के लिए न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, याला एरिया रफ कर देता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें बेसिक चीजें रहेंगी, मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरी जिस थ्योरी की मैं बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा हूँ, जिसमें मैंने कंज्यूमर थ्योरी की क्लास ली, एक बच्चे ने मुझे कहा भी था, शायद चैट में लाइव क्लास बोला था कि सर कंज्यूमर थ्योरी की जो थ्योरी वाली क्लास ली थी आपने, जो आपने स्क्रीन शेयर करके डिस्कस किया था, उसमें नींद आ गई थी। आई एग्री विद यू कि वो थ्योरेटिकल है, और न जाने क्यों काम की बातें समझ में थोड़ी देर से ही आती हैं, वो सबसे काम की बात है। प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत काम की बातें, लेकिन इजी बातें हैं, वो सिर्फ रीडिंग करने वाली चीजें हैं।
जैसे मैंने कंज्यूमर थ्योरी के अंदर डिस्कस किया, ऐसे मैं प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर भी डिस्कस करूंगा। इवन वहां पर भी आपके कर्व्स वगैरह आएंगे, और भी कुछ कंडीशंस आएंगी, प्रॉपर्टीज आएगा, राइट, कॉस्ट फंक्शन की प्रॉपर्टीज वगैरह काफी कुछ होगा, तो एक बार हम उसको वहां से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल को देखते हैं, तो क्वेश्चन रख लेते हैं सीधा हम यहाँ पे, दैट इज सॉल्व फॉर कंडीशनल इनपुट डिमांड मिनिमम कॉस्ट सप्लाई फंक्शन। ठीक है, और ये सब कुछ लॉन्ग रन में, ध्यान रखना, ऑल इन द लॉन्ग रन। सबसे पहले हमारा पार्ट है आउटपुट, दैट इज y इज इक्वल्स टू रूट, रूट लगाए, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को, a की पावर अल्फा l टू की पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, कॉब डगलस रखते हैं, दूसरा रखते हैं मिनिमम ऑफ a के कॉमा बी एल, a के प्लस का b। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। बेसिकली, अच्छा ये आपने नोट कर लिया होगा ना बेटा, रब कर दो इसको, डायग्राम को। ठीक है, अब एक एक करके करते हैं। y इज इक्वल टू के की पावर अल्फा l की पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं, k टू द पावर अल्फा एंड l टू द पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं इसमें आगे हम लोग। ओके, सबसे पहले लेग्रांज यूज करना है हम लोगों को, k की पावर अल्फा l की पावर 1 माइनस अल्फा प्लस का लैम्डा। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको लेग्रांज लगाओगे मिनिमम कॉस्ट। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी टर्म लिखा हुआ कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब होता है यू हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट विद द गिवन बजट कंस्ट्रेंट, दैट इज y माइनस का k की पावर अल्फा l टू द पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, दैट इज लेग्रांज इज इक्वल टू मिनिमम कॉस्ट प्लस लैम्डा इनटू y माइनस का k टू द पावर अल्फा और l टू द पावर 1 माइनस का अल्फा। क्लियर, ये एक चीज आप अपने माइंड में रखना है यहाँ पर। ठीक है, और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहेगा इसका, रखते हैं हम इसको यहाँ पे, दैट इज डब्ल्यू एल प्लस का आर के प्लस का लैम्डा। अच्छा, मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्या देखो, जब भी आप किसी की गाइडेंस में आते हो, मेंटरशिप में आते हो या कोचिंग भी ज्वाइन करते हो, तो उसका मतलब होता है कि आपको अपने मेंटरों की सारी बातें सुननी है, समझनी है। यदि मैंने आपको होमवर्क दिया है वीडियोस देखने का, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप कहते नहीं सर हमें वीडियोस नहीं देखनी, हमें रिकॉर्डिंग नहीं देखी जाती, एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसा तो वो बहुत काम की चीज है, तो फिर आप मुझे बताओ, मैं आपको फिर बुक से बताता हूँ। देखो पढ़ना तो पड़ेगा ना आपको, फिर आप बुक उठाओ, बुक से पढ़ना शुरू करो। बस फर्क क्या होगा, बुक का आप 4-5 घंटे में जो चीज करोगे, वो चीज मैं आपको आधे घंटे में वीडियो में समझा दूंगा रिकॉर्डिंग्स में। तो आपको करना है प्रोडक्शन थ्योरी का भी, आपको बुक वाला कंसेप्ट समझना है, बेसिक कंसेप्ट समझना है। बुक से करना हो तो वो मुझे बता दो, हॉलर वेरिएंट का चैप्टर पढ़ लेना प्रोडक्शन का, अगर बुक को पढ़ने का समय है। और यदि आप कहते नहीं सर हमें वीडियो से पढ़ना, तो फिर वीडियोस में लेवल 1 में जाओगे, कंसेप्चुअल वीडियोस है, माइक्रो के लेवल 1 में न्यूमेरिकल भी है, कंसेप्चुअल, प्लीज उसको उनको देखिएगा। ये सब बातें जैसे लेग्रांज मल्टीप्लायर है, मैंने लेग्रांज मल्टीप्लायर को अलग से भी सॉल्व करवा रखा है कि व्हाट इज लेग्रांज मल्टीप्लायर, राइट, मैंने अलग से ही बता रखा, तो प्लीज उसको भी आप एक बार जरूर देखिएगा। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करो आप एल की रिस्पेक्ट में, तो दिस इज वाई प्लस का लैम्डा 0 माइनस का के की पावर अल्फा 1 माइनस का अल्फा एल टू की पावर 1 अल्फा माइनस का 1। ठीक है, यहां से ये गया, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, तो W इज इक्वल टू
लैम्डा के अल्फा 1 माइनस का अल्फा एल टू द पावर माइनस का अल्फा, और लैम्डा रखा आपने डब्लू अपॉन में के टू द पावर अल्फा एल टू द पावर 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस का अल्फा। सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। Similarly, differentiate lambda with respect to k। ठीक है, रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो ये आ गया आपका r प्लस का लैम्डा एंड माइनस का अल्फा के टू द पावर अल्फा माइनस 1 एल टू द पावर 1 माइनस का अल्फा। फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0। देन यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई, दैट इज r अपॉन में अल्फा के की पावर अल्फा माइनस 1 का एल की पावर 1 माइनस अल्फा एल टू द पावर 1 माइनस अल्फा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है गाइस, ठीक है। कंपेयर बोथ इक्वेशंस। कंपेयर बोथ इक्वेशंस। तो ये आ गया लैम्डा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन में के की पावर अल्फा एल टू द पावर माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू आर अपॉन में अल्फा के टू द पावर अल्फा माइनस का 1 एल टू द पावर 1 माइनस का अल्फा। एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन आप इसको थोड़ा बहुत तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। इट बिकम्स डब्ल्यू इंटू एल अल्फा अपॉन में के अल्फा। देखो सॉल्व कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई बहुत इजीली कर सकते हो। दैट इज डब्ल्यू इंटू अल्फा के की पावर अल्फा एल टू द पावर अल्फा, और ये जो जैसे -1, और आपको ये बात पता है ना कि जैसे पावर जब माइनस होती है तो वो अब न्यूमिनेटर में चली जाती है, न्यूमिनेटर तो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में। ये बात तो मालूम है ना, बस मैं उसी को लेके कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं आपको बताऊं कैसे। अगर आपको ये बात पता है तो फिर मैं इजीली समझा सकता हूँ। देखो मैं कर क्या रहा हूँ, और लॉट ऑफ मेथड, बहुत से मेथड है सॉल्व करने के लिए। डब्ल्यू इसी की बात कर रहा हूँ, के की पावर अल्फा एज इट इज रख रहा हूँ, नीचे लिखो एल की पावर माइनस का अल्फा, तो इसको मैं ऊपर ले आता हूँ तो माइनस वाला प्लस हो गया, और अपॉन में 1 माइनस अल्फा एज इट इज है, इज इक्वल टू आर है। अब एक बार समझिएगा, आर अपॉन में अल्फा है, जो के की पावर अल्फा माइनस 1 है तो मैंने के की पावर अल्फा रखा, और ऊपर में के ले गया क्योंकि के की पावर माइनस है, तो माइनस जब पावर माइनस होती है तो वो अपना फ्रैक्शन बदल देती है। ठीक है, और ये एल है, एल की पावर 1 है और माइनस अल्फा, तो वो एल की पावर अल्फा यहाँ चला गया। अब थोड़ा समझो कि मैंने ऐसा क्यों करा। अब देख लो, शायद दिख रहा होगा, यहाँ से ये गया के अल्फा से के अल्फा गया, ये आसान आसान तरीका था। तो डब्ल्यू अपॉन में आर इज इक्वल्स टू के 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू एल, ये वैल्यू आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन पाथ। सबसे पहले ये इक्वेशन है एक्सपेंशन पाथ की इक्वेशन है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है यहाँ पे। ठीक है गाइस, अब यहां से मैंने एग्जांपल एल इज इक्वल एल को मैं यहां ले गया, ये आया के 1 माइनस का अल्फा अपॉन में डब्ल्यू ये आर, मतलब ये आर वहां ले जाओ। ठीक है, तो आर के 1 माइनस अल्फा अपॉन में डब्ल्यू, और ये एल आ गया और अल्फा साथ में। ठीक है जी, बस मैं एल को यहां ले आया और एल को हटा दिया मैंने, एल को यहाँ लिया, डब्ल्यू को यहाँ लिया, आर को वहां ले गया, बस। तो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट नहीं थर्ड इक्वेशन। और ध्यान रखना इट्स सिंपली कैलकुलेशन।
मैं ये वाला एरिया रख कर दूं बेटा। चलो 1 मिनट का समय, जो नोट कर रहे हैं जल्दी से नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लो बेटा इसे। जी हो गया। मैं यहाँ रफ कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अब इसको सिमिलरली डिफरेंशिएट द लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू लेग्रांज को लैम्डा के रिस्पेक्ट में, तो यह है y माइनस का k की पावर अल्फा l की पावर 1 माइनस अल्फा फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल्स टू k अल्फा l 1 माइनस अल्फा, माय फोर्थ इक्वेशन। एंड सिंपली इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, देन यू विल गेट y इज इक्वल्स टू k की पावर अल्फा एंड दिस इज r k 1 माइनस अल्फा अपॉन में w अल्फा की होल पावर 1 माइनस का अल्फा। ठीक है, तो ये जनरल सी बात आ गई। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, y इज इक्वल्स टू k की पावर अल्फा। मैं क्या करूंगा, k को अलग कर दूंगा, तो k है 1 माइनस अल्फा अलग कर दिया, यहाँ बचा r इंटू 1 माइनस का अल्फा अपॉन में w अल्फा टू द पावर 1 माइनस का अल्फा। ठीक है, तो ये आ गया k की पावर अल्फा प्लस का 1 माइनस अल्फा तो यहां से ये गया, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई y इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई y इज इक्वल्स टू, दैट इज y इज इक्वल्स टू k इंटू r बाय w 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा की होल पावर 1 माइनस का अल्फा। ठीक है बेटा, और यहाँ से आप चाहो तो k को सॉल्व कर सकते हो, तो k इज इक्वल्स टू w अल्फा अपॉन में r इंटू 1 माइनस का अल्फा। ठीक है, कि होल पावर, अच्छा इंटू वाई भी है लेकिन ये होल पावर 1 माइनस अल्फा रहेगी और ये वाई साथ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ध्यान दिया होगा, ये जो के है ये वाई का फंक्शन बन गया, तो नाउ के इज अ फंक्शन ऑफ वाई, so दिस इज नोन एज कंडीशनल इनपुट डिमांड ऑफ के। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कंडीशनल इनपुट डिमांड। अब आपको ये के की वैल्यू, अब आपको चाहिए एल की वैल्यू, तो उसके लिए आप क्या करो बेटा, ये एल की वैल्यू ये है हमारे पास, वी हैव वैल्यू ऑफ एल इज व्हाट, दैट इज एल इज इक्वल्स टू आर बाय डब्ल्यू इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू के। तो के की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, आर बाय डब्ल्यू 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा, के की वैल्यू पुट करिए आपने, तो एक तो वाई आ गया साथ में, और ये आया दूसरा डब्ल्यू बाय आर टू द पावर अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और y की साथ नहीं है, ये इसकी पावर है 1 माइनस अल्फा इंटू वाई है। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर दो इसको, जैसे r बाय डब्ल्यू है, ठीक है, आप इसे w बाय r कर दो और इसकी पावर माइनस कर दो, आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसे r बाय डब्ल्यू रहने दो और इसको साथ में ले आओ r बाय डब्ल्यू करके, और देखो w बाय r की पावर 1 माइनस अल्फा थी
तो जब तुम फ्रैक्शन उल्टा पुल्टा करते हो तो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो यदि 1 माइनस अल्फा नेगेटिव होगा तो वो अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस का 1। ठीक है, मतलब आर बाय डब्ल्यू। सिमिलरली 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा, इसकी भी सेम वही बात होगी, अल्फा माइनस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, और साथ में y तो है, और यहाँ पे साथ में y की वैल्यू तो है। थोड़ा बहुत सॉल्व किया तो देखो ये r बाय डब्ल्यू इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा। अब देखिएगा पावर 1 प्लस अल्फा माइनस 1, तो ये अल्फा रही ओनली और ये y है। सो दिस इज द कंडीशनल इनपुट डिमांड। ठीक है, ये क्या आ गया, ये आ गया आपका कंडीशनल इनपुट डिमांड। क्या आ गया बेटा, ये आ गया आपका कंडीशनल इनपुट डिमांड। कंडीशनल इनपुट डिमांड समझ में आई या नहीं आई मेरी बात आपको? हाँ के ना? तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, सॉल्व फॉर कंडीशनल इनपुट डिमांड। शॉर्ट रन में भी क्या था, लेबर निकाला था, वो y का फंक्शन आया था, मतलब लेबर इज इक्वल टू y आया था, y का फंक्शन। बट वहां पे इजी क्यों था, वहां पे डायरेक्ट हो गया था क्योंकि वहां पे कैपिटल कांस्टेंट था, याद करो। तो वो भी कंडीशनल इनपुट डिमांड होगा। जब भी आपकी इनपुट डिमांड आउटपुट का फंक्शन बन जाए तो उसे कंडीशनल बोलते हैं। कंडीशनल का मतलब हो गया कि यू हैव टू हायर द लेबर बट फॉर पर्टिकुलर क्वांटिटी प्रोडक्शन। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की प्रोडक्शन के लिए आपको लेबर हायर करनी है। ये एक बेसिक सी बातें हैं। इतनी बात समझ में आ गई मेरी आपको? जल्दी से नोट करिए इसको, इतना जल्दी से, फटाफट तेजी से। और समझना भी, समझना जरूर है चीजों को। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग गाइस। अब इसका मैं जो इनपुट डिमांड निकल गया ना, अब हम निकालेंगे। अब यहाँ से इजी है, अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे मिनिमम कॉस्ट। सो व्हाट अबाउट द मिनिमम कॉस्ट हियर? फॉर द मिनिमम कॉस्ट वो आ गया टोटल कॉस्ट डब्ल्यू एल प्लस का आर के होता है। एल स्टार रख दो, ध्यान रखना इसे हम कॉम्पनसेटेड डिमांड भी कहते हैं। तो एल की वैल्यू आपने रख दी यहाँ से आर बाय डब्ल्यू 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा की होल पावर अल्फा इंटू वाई प्लस आर, ये रहा के की वैल्यू रख दी। अरे के की वैल्यू क्या थी, हाँ के की वैल्यू, अच्छा ये यहाँ लिखी हुई है, नहीं ये थी ना के की वैल्यू, के की वैल्यू ये थी, दैट इज डब्ल्यू बाय आर अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा की पावर 1 माइनस अल्फा इंटू वाई। देखो तरीके तो हैं बहुत सारे सॉल्व करने के इसको। जैसे आप बोलो सर मैं सॉल्व कर लूँ, तो इसको आप ऐसा कर सकते हो कि डब्ल्यू की पावर 1 है और ये डिनोमीटर में अल्फा है, तो ये 1 माइनस अल्फा हो गई। तो ये आर की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा की पावर अल्फा। ठीक है,
एंड प्लस ये वाई में कॉमन ले लूंगा, एन प्लस यही सेम आर के लिए होगा, आर की पावर 1 है, ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा, जब ये ऊपर जाएगा 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, अल्फा माइनस 1, तो ये प्लस का अल्फा माइनस 1 हो जाएगा, एंड इट इज व्हाट, इट बिकम्स डब्ल्यू इंटू अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा की होल पावर 1 माइनस अल्फा, और ये कंप्लीट में वाई रख लो आप। सो पहले तो वाई कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां से बचा। अच्छा, दूसरी चीज आपने क्या करा इधर से, डब्ल्यू 1 माइनस अल्फा आर की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा की पावर अल्फा अपन में अल्फा की पावर अल्फा, प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आर की पावर अल्फा डब्ल्यू की पावर 1 माइनस अल्फा, अल्फा की पावर अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा टू द पावर 1, ये कंप्लीट इसकी पावर 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस अल्फा। तो मैं एक चीज ध्यान दो, वैसे तो डब्ल्यू आर और अल्फा, रिपीट कर रहा हूं, डब्ल्यू आर एंड अल्फा कांस्टेंट वैल्यूज है, तो ये सिर्फ दिखने में लग रही है कि सर कैलकुलेटेड टफ वैल्यूज हैं, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल टर्म से गिवन होगी, पता होगा कि कितनी है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो आपने टोटल कॉस्ट रखी, वाई ब्रैकेट रखा, तो आप देखिएगा डब्ल्यू टू दी पावर 1 माइनस अल्फा इंटू आर की पावर अल्फा, डब्ल्यू टू दी पावर 1 माइनस अल्फा इंटू आर की पावर अल्फा, ये बन गया 1 माइनस अल्फा की पावर अल्फा, है ना, कैलकुलेटेड टर्म्स में जनरल लेवल पे। और ये तो इसमें फर्क क्या रहा, साथ में आप यहाँ पे चाहो तो कॉमन ले सकते हो, डब्ल्यू की पावर 1 माइनस अल्फा आर की पावर अल्फा, और ये ब्रैकेट मिल गया 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा टू द पावर अल्फा एंड प्लस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा टू द पावर 1 माइनस अल्फा। समझ में आई है मेरी बात या नहीं आई? दिस इज माई टोटल कॉस्ट, ठीक है, दिस इज माई बेसिकली टोटल कॉस्ट, ये हमारी क्या है बच्चा, ये हमारी टोटल कॉस्ट है। और क्यों ये मिनिमम है, क्योंकि ये आउटपुट का फंक्शन है, जब भी कॉस्ट आपका आउटपुट का फंक्शन बन जाए तो उसको आप मिनिमम बोलिएगा, ठीक है, उसे आप मिनिमम बोलिएगा, क्यों, क्योंकि आपने वो कॉस्ट निकाली जिस पर आउटपुट गिवन है कि कितना प्रोड्यूस करना है। जल्दी से नोट करिए इसको, तेजी से। इसके बाद में ना मैं सप्लाई फंक्शन निकालना है, ठीक है ना बेटा, हमें इसके बाद सप्लाई फंक्शन निकालना है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, आप नोट करिए। चलिए आगे बात करें, अब यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे सप्लाई फंक्शन की, ठीक है, यहां से मैं रफ कर रहा हूं इसको। ठीक है बेटा, नाउ फॉर सप्लाई फंक्शन, देखिए सप्लाई फंक्शन तो बनता ही वही है जहां पे कॉस्ट मिनिमम हो रही है, ठीक है, ये तो कंफर्म ही है, कॉस्ट हमारे पास ये है, दैट इज मिनिमम कॉस्ट है y विथ पावर 1, और ये वैल्यू है w टू द पावर 1 माइनस अल्फा r टू द पावर अल्फा ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा की पावर अल्फा एंड प्लस 1 माइनस प्लस अल्फा अपॉन में ये वैल्यू, ठीक है। अब आप एक बार बताओ सप्लाई फंक्शन कैसे होता है, P इक्वल टू MC,
आपने क्या करा, मार्जिनल कॉस्ट निकाला। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डी टी सी अपॉन में डी वाई। एक बात बताओ, आप इतनी खतरनाक इक्वेशन को देख रहे हो, आई एग्री विद यू, सर ये बहुत ही खतरनाक है, आई एग्री, बट आसान समझो क्या चीज है यहाँ पे। y की पावर क्या है, 1, और आप अगर tc को डिफ्रेंशिएट करोगे y की रिस्पेक्ट में, और जो की पावर क्या है 1, तो ये क्या बन जाएगा mc, और ये 1, ये y की पावर 1 है तो y का 1 हो जाएगा, और ये बचेगा ओनली w की पावर 1 माइनस अल्फा, r की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा टू द पावर अल्फा, और अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा टू द पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब एक बात आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा, ये एंटायर वैल्यू जो है ये एनी पॉजिटिव वैल्यू है, एनी पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फा, डब्लू और आर ये सब कुछ गिवन होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको देखिए, घबराना नहीं है, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपकी कांस्टेंट मार्जिनल कॉस्ट है। इवन अगर आप एवरेज कॉस्ट भी निकालोगे तो वो टीसी अपॉन में वाई होगा। तुम अगर पूरी इक्वेशन को वाई से डिवाइड करोगे तो वाई कट जाएगा, तो तब भी ये यही बचेगा, डब्ल्यू की पावर 1 माइनस अल्फा, आर की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा की पावर अल्फा, प्लस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा टी टू द पावर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये वैल्यूज बेसिकली यहाँ पे रहेंगी। समझ में आई मेरी बात आपको, बढ़िया से, बिंदास से। अब एक बार बताओ मुझे छोटी सी, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट क्या है, बराबर। एक तो बराबर है, दूसरी बात कांस्टेंट है। हियर हमें दिख रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट के बराबर, वो भी कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है। क्या है बेटा, वो मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर है, वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। ठीक है, एक क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है। ठीक है बच्चा, तो एक बात बताओ, अगर मार्जिनल कॉस्ट टेक्निकली अगर आप डायग्राम बना भी देते हो तो कुछ ऐसी बातें तो करोगे, दिस इज आउटपुट, दिस इज द कॉस्ट, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट एंड दिस इज ऑल्सो द एवरेज कॉस्ट। और मैंने आपको बताया कि एमसीएसी को कहाँ कट करता है, जहां पे वो मिनिमम होता है। बट ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये ही एमसीएसी है, और ये जो प्राइस आएगा दिस इज द मिनिमम प्राइस। क्लियर, ध्यान रखना, एमसीएसी को बराबर रखकर जो जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्राइस होता है उससे मिनिमम प्राइस बोलते हो। समझ आई मेरी बात आपको, रिपीट कर रहा हूँ, एमसीएसी को बराबर रखकर अगर आप हॉरिजॉन्टली एक लाइन बनाओगे वाई एक्सिस पर, जो वाई एक्सिस पे जहां पर भी कट करेगी वो मिनिमम प्राइस होगा। क्लियर, नाउ व्हाट अबाउट द सप्लाई फंक्शन, दिस इज द सप्लाई फंक्शन। तो कितना, मान लीजिए अगर मार्केट प्राइस पी मिनिमम से कम है, अच्छा यहाँ पे एमसीएसी क्या है, वो इसके बराबर है। ठीक है, यही है, ये एमसीएसी दोनों बराबर है, तो इसकी बात हो रही है। सो दीज आर दी मिनिमम प्राइस। ठीक है, ये जो वैल्यूज है ना, गंदी से खतरनाक सी वैल्यू, ये मिनिमम प्राइस है। यू आर प्रोड्यूसिंग नथिंग इफ द प्राइस इज इक्वल्स टू पी मिनिमम। देखो समझना, यदि प्राइस अगर ये है, इससे नीचे है, तो आप कुछ भी नहीं बनाओगे। ठीक है, और अगर प्राइस एमसी के बराबर है तो अब आपकी मर्जी है, आप या तो कुछ भी नहीं बनाओगे या आप कुछ भी बना सकते हो, यानी यू आर बेसिकली इंडिफरेंट टू प्रोड्यूस इधर नथिंग और टू एनी पॉजिटिव वैल्यू। एंड अगर प्राइस आपका ज्यादा होगा मिनिमम प्राइस से, देन यू डेफिनेटली प्रोड्यूस इनफाइनाइट। मतलब अगर प्राइस ज्यादा है तो हर चीज आपकी प्रॉफिट ही है ना, तो ये तो आपकी कॉस्ट हो गई। अब अगर प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट के बराबर है तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, लेकिन अगर प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है तो मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है, तो जितना तुम बनाओगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वाई इज इनफाइनाइट, ऑल्सो इनफाइनाइट इम्पॉसिबल होता है, पर इनफाइनाइट का मतलब होता है एज मैक्सिमम पॉसिबल। समझ में आई मेरी बात आपको ये बेटा, अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से, जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद में ना मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक काम करेंगे, ये वाला करेंगे पहले। ठीक है, ये ज्यादा, क्योंकि इसको सीखने के बाद में फिर ये इजी लगेगा आपको। ठीक है, सेकंड वाला ज्यादा इजी लगेगा, अगर हम थर्ड वाला पहले कर लेंगे। जल्दी से करो इसको नोट।
ठीक है। रफ कर दूं? मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया यहाँ से। ठीक है जी, चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं थर्ड पहले कर रहे हैं हम लोग, दैट इज आउटपुट इज इक्वल्स टू ए के प्लस का बी एल। समझने की बात यह है कि हम एक ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट मतलब, इंडिफरेंट का मतलब ये हो गया कि वो या तो लेबर को हायर करेगा, कैपिटल को हायर करेगा, वो कभी भी दोनों इनपुट को साथ में हायर नहीं करेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कतई पॉसिबल है। नहीं जी, ये पॉसिबल हो सकता है। ये कब हो सकता है? जब आप ऐसी चीजों की प्रोडक्शन कर रहे हो, जैसे 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 बहुत से एग्जाम्पल होते हैं। क्लिक नहीं कर रहा, चलो अभी क्लिक नहीं कर रहा। लेकिन लेकिन आप इन केस आप ये मान के चलो, जैसे जैसे आप कैपिटल को पैसे मान लो आप, ठीक है, कैपिटल को पैसे मान लो आप, और आप फूड की बात करो, फूड कोई भी फूड है, तो या तो वो फूड मशीनरी से बना हुआ होगा, ये वो लेबर हैंडेड फूड होगा। तो अगर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है, फूड की प्रोडक्शन कर रहे हो आप, ठीक है, किसी भी प्रकार फूड की, जैसे जैसे लज्जत पापड़ होते हैं, वो तो ना पापड़, पापड़ होते हैं जो रोटी की तरह फैले हुए होते हैं। तो दो तरीके हैं, या तो उसको मतलब, यार मैं क्या बस समझाऊं आपको, या तो आप उसको शेप दे लो एक लेबर फॉर्मेशन में, ठीक है, ठीक है, जैसे रोटियां भी बनती है मशीनरी से, मशीन से वो रोटियां बन जाती हैं, या तो आप रोटियों को मशीन से बना लो या हाथ से बना लो। हाथ से मतलब जो लेडीज, जो मतलब जो नॉर्मली रोटियां बनती हैं, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। तो कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी, या तो लेबर यूज करेगा या फिर कैपिटल यूज करेगा, वो कभी भी दोनों चीजों को एक साथ यूज नहीं करेगा। बस तुम ये समझ लो, एग्जाम्पल भले ही पढ़ांगो, तुम मुझे समझ लो, समझ लिया बात आपने, कभी वो दोनों यूज नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, ही नेवर यूज बोथ एट अ टाइम। ठीक है, ही नेवर यूज बोथ इनपुट्स एट अ टाइम, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। समझ में आ गई? चलो एक बात हो गई, चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। तो अब ये भी दिक्कत है ना हमारे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि हमें W और R जो अननोन है, क्योंकि W R इनकी इनपुट कॉस्ट है, मुझे दोनों के बारे में नहीं पता। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो भैया क्या कंज्यूम करेगा, वो हो सकता है लेबर को ले, वो हो सकता है रेंट कैपिटल को हायर करे, नहीं पता मुझे कुछ भी। तो हम यहाँ पे ये सोचेंगे, हम यहाँ पे जनरली बता रहा हूँ, ये सोचेंगे कि केसेस बनाएंगे। देखो एग्जाम्पल, केस नंबर 1, और सबसे पहले हम MRTS की बात करेंगे, या MRTC बेटर है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे MRT हमने सॉल्व किया तो फॉर्मूला होता है MPL अपॉन में MPK। MPL का फॉर्मूला क्या हो गया B, MPK का फॉर्मूला क्या हो गया A। हमें दिख रहा है ये कांस्टेंट है, ठीक है बच्चा, क्या है ये कांस्टेंट है। क्या है बच्चा? ये कांस्टेंट है। अब हमने इनपुट प्राइस रेशियो की बात करी, ठीक है, इनपुट प्राइस रेशियो, दैट इज W बाय R। ठीक है, इनपुट प्राइस रेशियो दैट इज W बाय R, इनपुट प्राइस रेशियो दैट इज W बाय R। ये जनरली मान लो कि W बाय R है ये, ठीक है, ओके। अब देखो ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों को दोनों चीजें क्या है फ्रेंड्स, ये दोनों को दोनों चीजें कांस्टेंट है। B बाय A भी कांस्टेंट है और W बाय R भी कांस्टेंट है, दोनों चीजें क्या है
कांस्टेंट। अब टेक्निकल से बात समझिएगा, व्हेन यू कंपेयर बोथ कांस्टेंट वैल्यू देन यू विल गेट द केसेस। जैसे कि केस नंबर 1 बनेगा जब आप क्या होगा, सर MRTS को मैं कंपेयर कर रहा हूं W/R से। हो सकता है क्योंकि MRTS हमारा B/A है, हो सकता है कि ये ज्यादा हो एक केस में, और एक केस आप यहां पर रख सकते हो MRTS इज लेस देन W/R। ये दो केसेस आप बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है ये, हो सकता है वो। एक बात बताओ, अगर ये केस हुआ तो अगर, और हम बात कर रहे हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन की, हमारा पूरा कंसेप्ट किस चीज पर डिपेंड है, द मिनिमम कॉस्ट पर, ठीक है। पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड है मिनिमम कॉस्ट पर। मुझे एक चीज समझाओ आप लोग कि मिनिमम कॉस्ट के लिए मेरे लिए बेटर क्या है कि मैं इनपुट्स को देखूं, व्हाट आर द इनपुट बेसिकली वी यूज, मैं कौन कौन से इनपुट को यूज यहाँ पे करता हूं, हाउ मेनी इनपुट्स वी यूज। तो आप देखिएगा ये वैल्यू बेसिकली कम होती हुई दिख रही है आपको, W/R कम होता हुआ दिख रहा है। क्या होता हुआ दिख रहा है बेटा, W/R कम होता हुआ दिख रहा है, W/R रिड्यूस हो रहा है। यदि W/R कम हो रहा है तो मुझे दिख रहा है कि ये इस वजह से हो सकता है, शायद इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है। तो इन बिटवीन इफ वी चेक दी W एंड R, वी चेक दैट कि R इज मोर देन W रिलेटिव टर्म में, तो हम ये कह सकते हैं लेबर इज मोर चीप देन कैपिटल। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ओनली लेबर की बात करेंगे और कैपिटल को लेंगे 0। समझ में आएगी मेरी बात आपको। कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी बात करें तो आपको ये बढ़ता हुआ दिख रहा है और डिनोमिनेटर कम होता हुआ दिख रहा होगा। जनरली देखो कोई भी फ्रैक्शन, ये इनइक्वालिटी उधर की तरफ है तो इसका मतलब W/R ज्यादा है। समझ में आ गई मेरी बात, W/R ज्यादा है, क्लियर। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं जैसे W/R आपका ज्यादा है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हियर कैपिटल इज मोर चीपर देन लेबर, ठीक है। कैपिटल जो है वो लेबर से ज्यादा चीपर है, कैपिटल इज मोर चीपर देन लेबर, कैपिटल इज मोर चीपर देन लेबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली कैपिटल होगा और लेबर यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। दोनों चीजें कॉरस्पॉन्डिंगली चलते हैं। अब यहाँ पे समझ लो, नाउ ये मेरी वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज को मैं कहां पुट करूंगा, अपने आउटपुट फंक्शन में, जो वो था AK प्लस का BL, जिसमें से K 0 है, पुट द वैल्यू ऑफ K 0 देन इट बिकम्स BL। तो यहाँ से L निकाल लोगे तो ये आएगा Y अपॉन में B। तो दिस इज माई कंडीशनल इनपुट डिमांड। अब आप समझोगे सर ये तो इतनी आसानी से आ गई। एक बात दिमाग में रखना, जब भी इनपुट डिमांड आउटपुट का फंक्शन बन जाए, जब भी इनपुट डिमांड आउटपुट का फंक्शन बन जाए, तब तब आप ध्यान रखना उसे कंडीशनल इनपुट डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे ऐसे हम लोग, कंडीशनल इनपुट डिमांड। और ये दो केसेस हैं, ये दोनों अलग अलग पिक्चर्स हैं। अब आप लोगों से अलग अलग क्यों है, W/R तो अननोन है ना, और B/A भी अननोन है। यदि हमें दोनों चीजें इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो हम दोनों में से कोई एक तो केस वैलिड मानेंगे, बट अभी दोनों केस को लेकर चलेंगे। क्या L इज इक्वल टू दिस एंड K इज इक्वल टू 0, मतलब मैं K को नहीं लूंगा और L को लूंगा Y/B, ठीक है फ्रेंड्स। कॉरस्पॉन्डिंगली इधर अगर हम लोग आ गए, जनरली अगर हम इधर बात करते हैं, ठीक है जी, तो ऐसा देखिएगा, मैंने बोला ओनली दिस, तो Y इज इक्वल टू AK प्लस का BL, ठीक है। Y इज इक्वल टू AK प्लस का BL, और आपने L की वैल्यू पुट कर दी तो ये हो गया ओनली AK, तो K की वैल्यू होगी Y बाय में A। आप देखिए K इज इक्वल टू Y का फंक्शन है और L आपका यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं दीज आर नोन एज द कंडीशनल इनपुट डिमांड। लेकिन ये दूसरे केस की हैं, समझ में आई या नहीं आई, ये बतलाओ पहले हमको। हाँ जी, हमका सोच के बतलाई दो, क्लियर है ना। यानी लेकिन बड़ा प्यारा क्वेश्चन क्यों है ये, क्योंकि दोनों केसेस को साथ में लेके चलना है मुझे, यही आपका टैलेंट है। और ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही मतलब ये एंड है, इसके ऊपर नहीं होगा। ये हो सकता है
कि तुमसे इससे इजी क्वेश्चन ना सॉल्व हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बहुत बार होता है, बहुत से लोग टफ क्वेश्चन में नहीं फंसते। देखो टफ क्वेश्चन तो एक ऐसा क्वेश्चन हो जाता है जो मोस्ट प्रोबेबली लोगों को नहीं आता होता पूरे सराउंडिंग में, तो वो सिलेक्शन या नॉन सिलेक्शन का मतलब रीजन नहीं बनता। यदि हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो उसका रीजन है इजी क्वेश्चन। ये एंड है, इसके ऊपर नहीं जाना है, इसके नीचे नीचे रहना है अब आपको बस। तो यहां तक पहुंचने में जितनी नॉलेज आप ले सकते हो सारी नॉलेज नॉलेज लेना। ये केस 1, ये केस 2। अगर मैं यहीं पर ही साथ में, ये हो गया मेरे इनपुट डिमांड, साथ में अगर मिनिमम कॉस्ट निकाल लू दोनों की, तो कॉस्टिंग क्या होगी? कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डब्ल्यू एल प्लस का आर के, डब्ल्यू एल प्लस का आर के। अच्छा अब देखो, के कितना 0, एल कितना वाई बाय ए, तो डब्ल्यू इंटू वाई बाय ए, सो दिस इज माई मिनिमम कॉस्ट इन फर्स्ट केस। ये यहाँ पे के तो 0 है। सिमिलरली अगर मैं इधर आया, डब्ल्यू एल प्लस का आर के, ठीक है, डब्ल्यू एल प्लस का आर के, और तो यहाँ पे अगर मैंने एल की वैल्यू पुट कर दी और के को रखा मैंने वाई बाय ए, यहाँ पे मैंने एल की वैल्यू इक्वल्स टू 0 कर दी और के को रखा मैंने वाई बाय ए, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई गाइस? जनरली बताइए क्या हो सकता है? एल 0 है तो ये बना आर इंटू वाई बाय ए। ये दूसरे मतलब दूसरे केस की मार्जिनल मेरी टोटल कॉस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ क्या है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन जो सॉल्व करना है अभी आपके लिए, वो ऐसा सॉल्व करना है स्टेटमेंट के मेरी अननोन वैल्यूज डिफाइन हो जाएं। जैसे अननोन वैल्यूज की बेसिस बेसिस पर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब देखना कैसे, आप इसको और इसको दोनों को या अलग अलग करके मान के चलो। चलो आप इन दोनों कॉस्ट को कंसिडर करो, मैं ऊपर से रफ कर रहा हूं। देखना जादू होगा, एक ऐसी बात समझाऊंगा जो शायद बहुत ही मजेदार हो। देखो, अब अगर कोई मुझसे पूछता है टोटल कॉस्ट, ठीक है, जो एक ऐसी टोटल कॉस्ट जो मेरे दोनों केसेस को डिफाइन कर दें, क्योंकि या तो देखो डब्ल्यू बाय आर की वैल्यू गिवन होगी, ये कंफर्म है, आप भी मानते हो मैं भी मानता हूँ, और बी बाय ए की वैल्यू, बी और ए की वैल्यू भी अवेलेबल होगी। तो मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये पेपर में आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात बताओ, मेरे पास दो कॉस्ट है, एक कॉस्ट है ये डब्ल्यू वाई बाय ए, और एक कॉस्ट है ये आर वाई बाय ए। वी हैव टू कॉस्ट, ये केस नंबर 1 की, ये केस नंबर 2 की। ये वाली कॉस्ट कब है? व्हेन द लेबर इज चीपर। ये वाली कॉस्ट कब है? एक गलती करिए, ये बी आएगा, यहाँ पे बी आएगा। ये वाली कॉस्ट कब है? ये वाली व्हेन द लेबर इज चीपर। ये वाली कॉस्ट कब है? व्हेन द कैपिटल इज चीपर। ठीक है, अब मुझे सिचुएशन समझानी है कि अगर प्रोड्यूसर को एक ही स्टेटमेंट में लिखनी है तो वही आंसर आएगा, विच वन इज मिनिमम इन दोनों कॉस्ट में से। एंड ऑफ द डे हम क्या कर रहे हैं? हम कम से कम कॉस्ट देख रहे हैं। यदि लेबर मिनिमम हुई तो मैं ये आंसर मानूंगा, यदि अगर कैपिटल मिनिमम हुई तो मैं ये मतलब कैपिटल चीपर हुआ तो मैं ये मानूंगा आंसर। तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो मैं वो मानूंगा। सो दिस इज माई मिनिमम कॉस्ट। और सिंप्लीफाई कर लो तो टीसी वाई बाहर लिया, मिनिमम ऑफ डब्ल्यू बाय बी एंड आर बाय ए। बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, मैं बहुत प्यारा, मतलब जब मैं बहुत ही मोहब्बत झलकाता हूँ ऐसी चीजों पर, ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक वो है जो अच्छे अच्छे लोग गलती कर जाएंगे। मैंने बहुतों की वीडियो देखता हूँ यूट्यूब पे, मैं टॉपिक की या पास्ट ईयर क्वेश्चन की सॉल्यूशंस की, उठ पटांग धक्का पेली, जो सही है गलत है कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत बताते हैं। ये समझ लीजिए, ये तोड़ है चीजों का, ठीक है, इसके बाहर कोई चीज है ही नहीं। देखो ना कितनी, अगर आपको नहीं समझ आ रही मैं दोबारा समझा दूं। इस एक बात में दोनों केसेस वैलिड हो गए। कैसे भाई? डब्ल्यू बाय बी मिनिमम हो, डब्ल्यू बाय बी क्या है? डब्ल्यू बाय बी एक्चुअली मुझे कॉस्टिंग बता रहा है ये कि लेबर चीपर है, और आर बाय ए क्या बता रहा है कि कैपिटल चीपर है। अब चीपर वर्ड आ रहा, तो चीपर वर्ड को डिफाइन मिनिमम से तो करोगे, मिनिमम कॉस्ट इज द चीपरनेस, तो विच वन इज चीपर देन विच वन इज मिनिमम देन द कॉस्ट, एंड द आउटपुट इज बेसिकली बोथ साइड। आउटपुट मेरा यहाँ पर भी है, आउटपुट मेरा यहाँ पर भी है। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई है?
अब मैं ये अलर्ट ऑफ कर रहा हूँ। अब मुझे बनाना है यहाँ पे, ये हो गया मेरा मिनिमम कॉस्ट फंक्शन। अब मुझे बनाना है गाइस क्या, सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन के लिए क्या करूंगा, नाउ फॉर सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन के लिए गाइस मुझे क्या करना है, मुझे मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है डी टी सी बाय डी वाई। अब आप कुछ समझदार बच्चों के दिमाग में आ होगा, सर हो हम मिनिमम को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हो तो होगा ही नहीं। अरे हो जाएगा मेरे बच्चों, किसकी रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, वाई की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। किसकी रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, वाई की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। बट जो मिनिमम है उसमें तो वाई है ही नहीं भाई। मिनिमम में जो वैल्यूज आ रही है उनमें वाई है नहीं है, वाई बाहर है जिसकी पावर क्या है 1। तो ये वैल्यू आ जाएगी मिनिमम ऑफ, ये एज इट इज आ जाएगी यहां पर। समझ में आई या ना आई, समझाओ बताओ मुझे, समझ में आ गया ना मेरी बात। तो ये एमसी। सिमिलरली अगर मैं एसी की बात करता हूं तो एसी इज ऑल्सो टीसी अपॉन में वाई। आप इसको डिफरेंशिएट सॉरी इसको डिवाइड कर दो वाई से, तो वाई से वाई कट जाएगा। अगर ये यही वैल्यू रही वाई मिनिमम ऑफ दिस आर बाय ए। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई। देखो इकोनॉमिक्स है, बड़ी मजेदार है, समझो तो बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखना। तो ये आ गया। अब सप्लाई फंक्शन के लिए क्या करेंगे, आपको पता ही है एमसीएसी क्या है, दोनों बराबर है, एमसीएसी बराबर है ना। तो जहां पर प्राइस होगा वो मिनिमम प्राइस माना जाएगा। सो दिस इज द मिनिमम प्राइस, सो दिस इज द आउटपुट, दिस इज द कॉस्ट। ये एमसी और ये एसी। ठीक है, सप्लाई फंक्शन को पूछ रहा है मुझसे, when the price is less than P minimum and with the P minimum that is MC is equals to AC, so you will produce nothing. If P is equals to P minimum, then you are indifferent to produce 0 to infinity, and if P is more than P minimum, then you are indifferent, basically you are producing infinite value। मतलब यही आंसर हमारा कंफर्म रहेगा यहाँ पर। समझ में आई मेरी बात आपको। ये जल्दी से नोट करो, तेजी से नोट करो, ये आपका सप्लाई फंक्शन आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट करो ये। जल्दी से नोट करिए बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला सेकंड वाला, देखो ये हो गया। अब हम सेकंड वाला करेंगे तो अब आपको ये और, क्योंकि अब इजी लगेगा। ठीक है, चलिए हमारा कॉस्ट थ्योरी में मतलब एक हमारी एक क्लास और में कॉस्ट एंड प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल चीज है। ठीक है, एक क्लास और में। उसके बाद में मैं आपका मार्केट शुरू करूंगा, या देखता हूँ कि मैक्रो में शुरू करूं। ठीक है, म्यूचुअल टारगेट है सितंबर के ही मंथ में। मतलब वो जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनकी तो कोई बात नहीं, वो तो बेटा आप जब भी देख रहे हो। मैं जनरली एक बात कह रहा हूँ कि ये वीडियो जो मेरी रिकॉर्ड हो रही है ये सितंबर में रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है,
जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ अगर ये वीडियो सितंबर में है तो सितंबर में अगर मैंने इस माइक्रो प्रोडक्शन थ्योरी वाइंड अप कर दिया तो मार्केट हम शुरू कर सकते हैं। चलो देखेंगे। बस यही है कि मैं अपने हिसाब से सिलेबस करवा रहा हूँ अपने सब्जेक्ट का, ठीक है। आप प्लीज अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी रखिएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, y इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए के कॉमा बी एल, ठीक है। y इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए के कॉमा बी एल, ठीक है बेटा। अच्छा, ठीक है। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम वैल्यू, देखो इसका अलग मेथड है। इक्विलिब्रियम वैल्यू पे मिनिमम है, मुझे नहीं पता कौन सा मिनिमम है। हो सकता है कि y ए के हो सकता है y इज इक्वल टू बी एल हो, ठीक है। दोनों ही बातें यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। y इज इक्वल टू ए के हो या y इज इक्वल टू बी एल हो, ये दोनों ही। तो यहाँ से अगर आप चाहो तो k इज इक्वल टू वाई अपॉन में a कर सकते हो और l इज इक्वल टू वाई अपॉन में b कर सकते हो, ठीक है। मतलब k इज इक्वल टू वाई अपॉन में a कर सकते हो और l इज इक्वल टू वाई अपॉन में b कर सकते हो। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, आप इसको माइंड में रखिएगा, ठीक है। k इज इक्वल टू वाई अपॉन में a या l इज इक्वल टू वाई अपॉन में b इधर कर सकते हो। अब आगे समझना यहाँ पे ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर दी कंडीशनल इनपुट डिमांड। आप सोचोगे हैं वो भी किया, ये हाँ हो गया, कंडीशनल इनपुट डिमांड ये आ गया। ये तो गेम है, ये तो आपको समझना कि जरूरी नहीं है कि वही लेंथी लेंथी प्रोसेस हो, नहीं। कंसेप्ट सबके अलग अलग है, ये मिनिमम वाला ऐसे ही होता है। अब आप इसको यहाँ पुट कर दो टोटल कॉस्ट के अंदर, दैट इज डब्ल्यू एल प्लस का आर के, ठीक है जी। ये आपने इधर रख के देखा, डब्ल्यू एल, एल की जगह रखा आपने वाई बाय बी, के की जगह रखा आपने वाई बाय ए, आपने y कॉमन ले लिया, यहाँ पे डब्ल्यू बाय बी आर बाय ए, ठीक है। तो जनरली टोटल कॉस्ट होगी आपके y बाय वाई ब्रैकेट डब्ल्यू बी प्लस का आर ए, आर आर बाय ए। यहाँ से आपने इसका एमसी निकाला। पहली बात तो ये कंडीशनल इनपुट डिमांड और ये आपकी मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। अब आपने यहाँ से एमसी निकाला मार्जिनल कॉस्ट, तो आपने इसका डेरिवेटिव करा डी टी सी विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। तो देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y का 1 है तो ये w बाय बी आर अपॉन में a आ गया, ठीक है। डी टी सी अपॉन में y इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय बी प्लस का r बाय a आ गया, ठीक है। w बाय बी प्लस का r बाय a की वैल्यू ये यहाँ पर आ गई। पर अब ऐसी आप ए सी निकालोगे तो वो भी w बाय बी प्लस का r बाय a आएगा, सेम, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। तो आपने बोला सर एम सी ए सी तो बराबर आ गई है, तो वही फिर से बात हो गई। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। आपके यहाँ पे सप्लाई फंक्शन के हिसाब से ये y है, ये कॉस्ट है, ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, ये mc है और ये ac है, ठीक है। ये आपका p मिनिमम है। और अगर आप बनाओगे y स्टार तो सेम वही आएगा, p इज लेस देन p मिनिमम, p इज इक्वल टू p मिनिमम, p इज मोर देन p मिनिमम। ये जीरो, ये जीरो टू इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी। समझ में आई मेरी बात या नहीं आई आपको, ये बताओ पहले। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? हाँ जी, क्लियर है ना आपको? मेरी ये सब बातें, तो ये चीज आप प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा। तो मैंने आज आपको ये क्वेश्चन करा, जल्दी से नोट करिए आप इसको फटाफट तेजी से।
हो गया नोट? तो बेसिकली हमने यहाँ पे जनरल डिस्कशंस करे, आप इतने इसको नोट करो। मैं एक चीज आपके नोट्स में एक चीज देखता हूँ, वो है हमारे पास अगर डन है बेटा, मैंने वो चेक कर लिया, इतना मैक्सिमम है। ठीक है, ये हमारी कॉस्टिंग में ही होगी। अब दो चार चीजें हैं, जैसे कॉस्ट की, जैसे कॉस्ट फंक्शन होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कॉस्ट फंक्शन कोई भी है, जैसे भले ही वो हमारा, हमारे पास ये तीन प्रकार के कॉस्ट फंक्शन होते हैं, हम इन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको कॉस्ट को बनाया, तो कॉस्ट जो मिनिमम बनाया है वो आउटपुट का फंक्शन बन गया है। तो अब आपको ये दिमाग में रखना होगा कि जो मिनिमम कॉस्ट है वो आउटपुट का फंक्शन है, तो मिनिमम है। और अगर डब्ल्यू और आर इंक्रीज करता है तो वो मिनिमम कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी ना। देखो मिनिमम कॉस्ट हो गया, यदि रेंटल वैल्यूज या वेज रेट्स बढ़ते हो तो मिनिमम कॉस्ट जो हमने डिफाइन करी वो भी इंक्रीज करेगी। तो मैं समझ आ गई ना मेरी बात? तो वो दो चार बातें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। और तो हमारा कॉस्ट थ्योरी में मेन बातें सॉल्व हो गई। अब हमारा बचा थ्योरी वाला पार्ट, जिसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट होगा, कि वो कॉनकेव होगा, कि वो कॉन्वेक्स होगा, उसका डायग्राम कैसे मैच होगा, वो मैं आपको थ्योरेटिकल क्लास में जो करवानी है वो तब आपको करवाऊंगा। तो आज मेरा कॉस्ट थ्योरी भी पूरा हो गया। एंड अगली वाली क्लास में मैं आपका प्रॉफिट का थोड़ा सा टॉपिक कंटिन्यू करके, मतलब प्रॉफिट फंक्शन कराऊंगा, वहीं से मैं मार्केट शुरू कर दूंगा। ध्यान रखना, प्रॉफिट फंक्शन से ही मार्केट शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हम बात करेंगे ना तो वहां पे प्रॉफिट कंपटीशन से शुरुआत हो जाएगी। फिर प्रॉफिट कंपटीशन प्रॉफिट के साथ डिस्कस हो जाएगा। वो डिस्कस नहीं करेंगे थ्योरेटिकल चीजें, वो तो थ्योरी में आ जाएंगी सारी चीजें, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। फिर मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये साथ साथ डिस्कस करेंगे। यानी हमारी 3 से 4 क्लास चाहिए मुझे मार्केट कराने के लिए। मतलब अगली क्लास से आपका मार्केट शुरू होगा, जिसमें प्रॉफिट से बात शुरू होगी। मेरे को 3 से 4 क्लासेस चाहिए जो है मार्केट कराने के लिए। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको करना क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लेवल एक तो ये देख लो, ठीक है, इन सारी चीजों को देखते रहिएगा। फिर आप वो लेवल 1 माइक्रो में जाएंगे, आपको वहां पे कंसेप्चुअल वीडियोस एंड न्यूमेरिकल, आपको दोनों ही जगह जाना है। पहले कंसेप्ट में आप जाओगे, टिल प्रॉफिट तक आप देख लेना, क्योंकि वो इसी से कनेक्टेड है। देख लोगे तो समझ में आ जाएंगी चीज अच्छे से। एंड न्यूमेरिकल के अंदर टिल प्रॉफिट तक कर लेना, उसको पढ़ोगे, क्योंकि वो भी मैंने ही पढ़ाया, वो ऐसा तो ही नहीं है, नहीं किसी बच्चे से मैंने पढ़वा दिया है, वो भी मैंने ही पढ़ाया। बहुत सारी डिटेल्स मैंने वहां पे डिस्कस करी हैं, वो भी देख लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और फिर मैं मार्केट वगैरह करा के और साथ साथ में इसके आपके क्वेश्चन आपके लिए तैयार करवा देता हूँ। ठीक है, आपके जो एक्चुअल असाइनमेंट है, लिमिटेड क्वेश्चन होंगे, 10-10 क्वेश्चन के असाइनमेंट होंगे, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। उससे 10 क्वेश्चन होंगे कंज्यूमर थ्योरी के, 10 क्वेश्चन होंगे प्रोडक्शन थ्योरी के। वो मैं आपको बता दूंगा कि वो मैं कब आपको पढ़ाऊंगा, वो अलग से कराऊंगा मैं आपको किसी भी दिन। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।